Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर बात करेंगे. पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि क्या था, है ना. एक क्वेश्चन सोचिए कि अगर कोई पावरफुल कंपनी बहुत सारे लॉसेस में चली जाए, एम्प्लॉयज़ भी सपोर्ट ना करे और कस्टमर भी प्रोटेस्ट करने लगे, तो क्या वो कंपनी पहले जैसी पावरफुल रहेगी? ऑब्वियसली नहीं. एग्जैक्टली यही सिचुएशन 1945 के बाद ब्रिटिश की हो गई थी. वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया और इंडिया में आज़ादी की डिमांड से अब पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी. सो टू स्टैंड ऑफ नेशनल अपसर्ज. ओके, तो 1945 टू 47 के पीरियड में नेशनलिज्म दो फॉर्म में दिखाई थी, एक पॉलिटिकल स्टैंड्स और एक मास स्टैंड्स. पॉलिटिकल स्टैंड्स की बात कर लेते हैं पहले. यहाँ ना कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन चल रही थी. मीटिंग्स हो रही थी, प्लान्स बन रहे थे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन साथ ही कम्युनल टेंशन भी बढ़ रही थी. एक सिंपल एग्जांपल सोचिए कि घर के मेंबर्स प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर आर्ग्यूमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं. एग्जैक्टली वैसा ही पॉलिटिकल नेगोशिएशन चल रही थी. और इसी पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी हुए, जैसे आईएनए का रिलीज़ मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, तेलंगाना मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, और ये सब ना ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रेशर क्रिएट कर रहे थे. सो मास स्टैंड के बारे में बात करते हैं. तो दूसरी तरफ आम लोग क्या कर रहे थे? मिलियंस ऑफ इंडियन ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे. स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेसन, पिकेटिंग, हर जगह एक ही डिमांड था, आज़ादी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये मूवमेंट ना किसी एक लीडर या ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं था. पूरे देश में ना, पूरा देश इमोशनली जो है फ्रीडम के लिए रेडी हो चुका था. सो एग्जाम्पल लो, कभी कभी ना कॉलेज में प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट यूनियन नहीं करती, पूरा कैंपस इन्वॉल्व हो जाता है. और यही सिचुएशन इंडिया में थी. आज़ादी एक नेशनल इमोशन बन चुकी थी. चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड की बात करें तो सवाल आता है कि ब्रिटिश सडनली इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए रेडी क्यों होने लगे? क्योंकि ना उनका दिल बदल गया था. बिल्कुल नहीं, दिल नहीं बदला था, बिकॉज उनको पता चल गया था रीज़न कि नहीं दिया ना तो ये लोग तो ऐसे ही फेंक डालेंगे देश से हमें. पहला था एग्जॉस्टेड ब्रिटेन, यानी वर्ल्ड वॉर 2 ने ना ब्रिटेन की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया. ब्रिटिश हज़ारों में, मतलब कह सकते हो कि ब्रिटिश के पास ना इतने कर्ज हो चुके थे कि वो कर्ज में डूब रहे थे. अब इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करना तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया था. दूसरा है वॉर वेरी पीपल. ब्रिटिश सिटीजन्स भी ना वॉर में थक चुके थे. उन्हें और वॉर्स को कॉलोनीज़ मेंटेन करने में इंटरेस्ट नहीं था कि अब लड़ो फिर कॉलोनीज़ मेंटेन करो. तीसरा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. आईएनए ट्रायल्स और जो है ना कुछ रिवोल्ट ने ब्रिटिश को शॉक कर दिया. उन्हें पहली बार लगा कि अगर आर्मी ही लॉयल ना रहे तो इंडियन को कंट्रोल कैसे करेंगे. एक गवर्नमेंट के लिए आर्मी का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ब्रिटिश को लगने लगा था कि वो ना सपोर्ट वीक हो रहा है. फोर्थ है ग्लोबल प्रेशर. इसको समझते हैं तो अब दुनिया भी चेंज हो रही थी. यूएसए और यूएसएसआर कॉलोनीज़ के अगेंस्ट थे. यूनाइटेड नेशन और अटलांटिक चार्टर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे. ब्रिटिश पर ना इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था. एंड द फिफ्थ रीज़न इज मास अपसर्ज इन इंडिया. जैसे कि स्ट्राइक, पीजेंट मूवमेंट, प्रोटेस्ट, पब्लिक एंगर, सब कुछ मिलकर ना ब्रिटिश को ये मैसेज दे रहे थे कि इंडिया कैन नो लॉन्गर बी रूल्ड बाय फोर्स. ओके, अब एक एग्जांपल लो. अगर स्कूल के स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स सब प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएं तो प्रिंसिपल को पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है ना. ब्रिटिश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. अब बात करते हैं वेबल के प्लान और उसका फेल कैसे हुआ. वेबल्स के प्लान. सो इसी चेंजिंग सिचुएशन में ना लॉर्ड वेबल ने एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी. वेबल प्लान अनाउंस हुआ. ऑब्जेक्टिव था कि मोर इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड करना और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकालना. लेकिन प्रॉब्लम वही पुरानी वाली थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के इशू पर अग्रीमेंट ही नहीं हुआ और वेबल प्लान फेल हो गया. और ये फेल्योर एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल था कि अब सिंपल रिफॉर्म से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली, बिगर पॉलिटिकल चेंजेस अब ज़रूरी है. ठीक है. सो
अब बात करते हैं आईनी ट्रायल्स और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो नवंबर 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईनी ऑफिसर शाह नवाज़ खान, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर ना रेड फोर्ट में ट्रायल शुरू किया। ब्रिटिश सोच रहे थे कि लोग ना आईने को ट्रेटर समझेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी को, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। पूरा देश ना आईने के सपोर्ट में खड़ा हो गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, लेफ्ट पार्टीज, अकाली दल, सब ने आईने सोल्जर्स को सपोर्ट किया। अब एक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि स्कूल मैनेजमेंट किसी स्टूडेंट लीडर को पनिश करना चाहती है, लेकिन पूरी क्लास उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाए, तो मैनेजमेंट भी तो शॉक हो जाएगी ना। ब्रिटिश के साथ भी वही हुआ। पब्लिक मीटिंग्स हुए, हड़ताल्स हुए, फंड्स कलेक्ट किए गए, नेशनल यूनिटी की एक नई वेव आ गई थी। तो ब्रिटिश को पहली बार लगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्स की लॉयल्टी गारंटीड नहीं है, और किसी भी एम्पायर के लिए ना ये बहुत डेंजरस सिग्नल होता है। सो 3 अपसर्जेस क्या क्या हुए। सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। तो बॉम्बे और दूसरे नेवल बेसिस में सेलर्स स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने स्लोगन लगाया, जय हिंद, क्विट इंडिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वर्कर्स और स्टूडेंट ने भी उनका सपोर्ट किया। इमेजिन अगर पुलिस और आर्मी के लोग ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे तो गवर्नमेंट कितनी वरीड हो जाएगी ना, चिंता में हो जाएगी कि भाई कभी भी अब ख़त्म हो सकती है सरकार। ब्रिटिश एग्जैक्टली इसी वजह से डर गई। तेभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ। इसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, तो शेयर क्रॉपर ने डिमांड की कि हमें ना फसल का 1/3 नहीं 2/3 हिस्सा चाहिए, यानी इकोनॉमिक जस्टिस की डिमांड करने लग गए। ठीक है, पुन्नापारा वयलार पीजेंट ट्राइबल रिवोल्ट जो ट्रावनकोर में हुआ था, तो पीजेंट और वर्कर्स ना ऑपरेसिव कंडीशन के खिलाफ खड़े हुए गए। मूवमेंट को ना ब्रूटली सप्रेस किया गया, लेकिन मैसेज जो था वो क्लियर था, आम लोग अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। इन तीनों मूवमेंट ने ब्रिटिश को एक ही बात समझा दी कि इंडिया इज़ रेडी टू फाइट। ओके, अब इलेक्शन रिजल्ट की बात कर लेते हैं 1946-45। अब आते हैं इलेक्शन पर। ठीक है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जनरल सीट में बहुत विक्ट्री से जीती और बहुत बड़ी विक्ट्री हुई उनकी, और मोस्ट प्रोविंस में मिनिस्ट्री बनाई। मुस्लिम लीग की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम सीट जीत गए थे वो, और मुस्लिम की मेजर रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरी। और ये इलेक्शन एक और चीज़ दिखाती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्ट्रांग हो चुके थे, लेकिन उनके बीच ना पॉलिटिकल डिवाइड भी और गहरा होता गया। अब आते हैं कि वाई ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड इमिनेंट। क्यों? बिकॉज पहला जो है इकोनॉमिक बैंकरप्सी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना ब्रिटेन फाइनेंशियली वीक हो गया। एम्पायर मेंटेन करना एक्सपेंसिव था। दूसरा, अनरिलायबल आर्म्ड फोर्स। सो आईने और रिन रिवोल्ट ने ना ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस हिला दिया। मास अपसर्ज की बात करें तो जैसे कि पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, है ना, स्टूडेंट, पब्लिक प्रोटेस्ट करने लग गए। सब जगह ना इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन पर ग्लोबल प्रेशर भी आ रहा था, यूएसए का, यूएसएसआर का, यूएन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे, है ना। पॉलिटिकल डेडलॉक भी था। सो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंस सॉल्व नहीं हो रहे थे। इन सब रीज़न ने मिलकर ब्रिटिश को एक कंक्लूजन तक पहुंचा दिया कि इंडिया मस्ट बी फ्रीड। ओके, और पावर ट्रांसफ़र करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ये समझ आ चुका था। अब है कैबिनेट मिशन टू इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया भेजा। इसमें ना 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे? पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ओके, एंड तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये जो थे इनको इंडिया भेजा गया, ठीक है। इनका मिशन था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का सॉल्यूशन ढूंढना। इन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख और दूसरे ग्रुप का एक्सटेंसिव डिस्कशन किया। 24 मार्च को इंडिया आए और 16 मई 1946 को अपने प्लान प्रेजेंट किया। सवाल है कि अगर आप मीडिएटर होते और 2 ग्रुप्स के एक दूसरे की बात सुनने को रेडी ही ना होते तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाना कितना डिफ़िकल्ट होता। एग्जैक्टली इसी चैलेंज का सामना कैबिनेट मिशन को करना पड़ा। मेन प्रपोजल क्या था इनका? तो पहला था यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब मिशन ने कहा कि इंडिया यूनाइटेड रहेगी, लेकिन सेंटर के पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे।
डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, कम्युनिकेशन का और बाकी पावर जो है प्रोविंस के पास रहेगी। सो इमेजिन करो जैसे स्कूल में ना प्रिंसिपल सिर्फ मेजर डिसीजन लेते हैं, बाकी का काम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। यही आइडिया यहाँ भी था। दूसरा था ग्रुप ऑफ प्रोविंस, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस। तो ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस होगा, ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होगा और ग्रुप सी में ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। हर ग्रुप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तीसरा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो इंडिया को का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था बिकॉज इसी असेंबली ने बाद में हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फोर्थ है प्रोविंस फ्री टू ऑप्ट आउट। कुछ टाइम बाद ना प्रोविंस अपने ग्रुप से बाहर भी निकल सकते हैं। एंड देन था राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी के राइट के लिए ना सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो ब्रिटिश को लगा कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगेगा और इसीलिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट। 2 सितंबर 1946 को ये गवर्नमेंट बनी। जवाहरलाल नेहरू बने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ क्या क्या था, तो सरदार पटेल जी बने होम अफेयर्स मिनिस्टर्स, राजेंद्र प्रसाद बने फूड एंड एग्रीकल्चर, सी राजगोपालाचारी बने एजुकेशन मिनिस्टर, जॉन मथाई बने इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाई के मिनिस्टर। इंडियन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, ठीक है। बाद में अक्टूबर 1946 में ज्वाइन किए, लेकिन कांग्रेस और लीग के डिफरेंस कंटिन्यू रहे, ठीक है। कि फैक्ट्स क्या मिला, इसके आउटकम क्या रहे वो देख लेते एक बार। तो इंडिया को यूनाइटेड ऑब्जेक्टिव था, इंडिया को यूनाइटेड रखना और पावर जो है ट्रांसफ़र करना। कांग्रेस का स्टैंड था कि कांग्रेस ने प्लान एक्सेप्ट किया लेकिन कंपलसरी ग्रुपिंग को अपोज किया। मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या था कि इनिशियली एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में पाकिस्तान की डिमांड को लेकर अपोज कर दिया। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि कांग्रेस ने जनरल सीट में मेजॉरिटी जीती, मुस्लिम लीग ने ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम सीट जीत ली। फेलियर हो गया प्लान का मतलब कांग्रेस और लीग के बीच ना डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हुए। पर्टिकुलरली ग्रुपिंग इशू था पाकिस्तान का डिमांड और इसी वजह से कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो गई। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रिटिश का ना लास्ट सीरियस अटेम्प्ट था इंडिया को यूनाइट रखने का, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि कम्युनिज़म का मीनिंग समझते हैं। कम्युनलिज़म क्या होता है, ठीक है। सो कम्युनलिज़म एक सिंपल मीनिंग है ये मानना कि एक ना रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी से कम्प्लीटली अलग है और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी अलग होना चाहिए। प्रॉब्लम रिलीजन से नहीं थी, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रिलीजन को पॉलिटिक्स का एक कह सकते हो टूल बना दिया गया। ब्रिटिश ने इसी डिवीज़न का फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल। उनका फॉर्मूला सिंपल था कि इंडियंस यूनाइटेड रहेंगे तो ब्रिटिश रूल ख़त्म मतलब ख़तरे में आ जाएगी, है ना। सो सवाल ये है कि अगर दो दोस्त बहुत क्लोज हों और कोई तीसरा आदमी उनके बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे तो फ्रेंडशिप वीक हो जाती है ना। ब्रिटिश ने हिंदूज़ और मुस्लिम के साथ भी कुछ ऐसा ही किया, ठीक है। रीजंस क्या रहे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म का, ये वाला पहला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिश ना डेलिबरेटली कम्युनल डिफरेंसेस को इनकरेज करते रहे क्योंकि यूनाइटेड इंडिया उनके लिए डेंजरस थी। दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम के लिए ना सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए, मतलब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे। पॉलिटिक्स रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड होने लगी। एक एग्जांपल लो, इमेजिन स्कूल इलेक्शन में साइंस स्टूडेंट सिर्फ साइंस स्टूडेंट को वोट दे और कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को दो, तो क्या यूनिटी बनेगी? क्या नहीं ना। तीसरा था सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटीज़ थी, कंपटीशन और इनसिक्योरिटी बढ़ी। लोगों ने अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। फोर्थ है ग्रोथ एंड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगे। फिफ्थ रीज़न है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कम्युनल राइट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स और पॉलिटिकल टेंशन ने मिसट्रस्ट और बढ़ा दिया, है ना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थियरी, कैसे इवॉल्व हुआ दिस वन, ठीक है ये। सो अब सवाल था कि पाकिस्तान की डिमांड जो है सडनली आई थी क्या? नहीं, ये ग्रेजुअल डेवलप हुआ।
शुरू होता है 1906 से। तो 1906 में ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है। 1913 में जो है लीग डिक्लेयर करता है अपना एलिजेंस टू ब्रिटिश क्राउन और डिमांड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। 1920 में जो है खिलाफत मूवमेंट के बैकड्रॉप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी इम्प्रूव हुई, लेकिन लीग ने अपना सेपरेट आइडेंटिटी मांगना कंटिन्यू रखा। 1930 में जो है इलाहाबाद एड्रेस में इकबाल ने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का आइडिया दिया। 1933 में जो है चौधरी रहमत अली ने पहली बार वर्ड यूज़ किया था पाकिस्तान का, ठीक है। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन में ना लीग परफॉर्म पोअरली, लेकिन मोस्टली जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में, ठीक है। 1940 में जो है लाहौर सेशन में टू नेशन थियरी फॉर्मली अडॉप्ट की गई। आइडिया था हिंदू और मुस्लिम दो सेपरेट नेशन हैं और इनके लिए ना सेपरेट स्टेट होने चाहिए, है ना। एंड देन 1945-46 में क्या था कि लीग अंडर जिन्ना स्ट्रांगली डिमांड किया पाकिस्तान का और क्लेम किया सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम। अब आता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन 23 मार्च 1930 लाहौर, ठीक है। सो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया। मेन पॉइंट था मुस्लिम आर अ सेपरेट नेशन, ठीक है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को ऑटोनोमस और सोवरेन स्टेट बनाना चाहिए, माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट फॉर्मल डिमांड बन गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ना गैप और ज़्यादा बढ़ गया था। कम्युनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1940 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो 1940s में ना कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गया। प्रोपेगेंडा, राइट्स, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 की बात कर रहे हैं। फिर है नोआखाली राइट्स, पंजाब के वायलेंस, पॉलिटिकल नेगोशिएशन फेल हो गए। कांग्रेस और लीग ना किसी कॉमन कह सकते हो सॉल्यूशन पर अग्री ही नहीं कर पाए। आखिर में ब्रिटिश ने कंक्लूड किया कि पार्टीशन ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, तो आज के लेक्चर के एसेंस क्या थे कि कम्युनलिज्म को ब्रिटिश पॉलिसी ने इंक्रीज़ किए, सेपरेट इलेक्टोरेट ने रिलीजियस डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, टू नेशन थियरी ग्रेजुअली डेवलप हुई, लाहौर रिजोल्यूशन ने पाकिस्तान डिमांड को फॉर्मल शेप दिया, है ना। 1940s की जो कम्युनल वायलेंस और पॉलिटिकल डेडलॉक कह सकते हो उसने पार्टीशन का रास्ता तैयार किया। सो फाइनल टेक अवे क्या था कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूनिटी थी और सबसे पेनफुल चैलेंज था कम्युनल डिवीजन, और इसी डिवीजन ने एक तरफ इंडिपेंडेंस दी लेकिन दूसरी तरफ पार्टीशन का भी दर्द भी दिया, ठीक है। सो एवरीवन, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।